और चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है, जहां रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल जिला जज के घर पर एसीबी ने रेड किया है और यहां पर रिश्वत की बड़ी रकम का पता चला है। आपको बताते चलें कि एसीबी के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने जिला एडिशनल जज के घर पर छापेमारी की है। एडिशनल जज और सदर तेलंगाना जजेस एसोसिएशन जस्टिस वरा प्रसाद के मकान पर एसीबी ओहदेदारों ने छापामारी की है। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक 3 करोड़ से जायद गैर महसूब असासजात की निशानदेही हुई है। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद यह कार्रवाई की गई। जस्टिस वरा प्रसाद आमदनी से जायद असासजात का उन पर इल्जाम है। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि जुमला 11 मकामात पर एक साथ रेड की गई। इस दौरान कोंडापुर के विकास नगर में 3 प्लॉट्स और दीगर असासों की निशानदेही की गई है। बाबरी मस्जिद मामले के अहम फरीक इकबाल अंसारी के जरिए अयोध्या छोड़ने के बयान के बाद अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। इस पर अब मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आया है। इसके अलावा यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसी को अयोध्या छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी अयोध्या में रहेंगे उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराया जाएगा, वो अयोध्या ना छोड़ें। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अंसारी के बयान पर कहा है कि अगर किसी को सियासी इनखला करना हो तो करें, अयोध्या से किसी को जाने की जरूरत नहीं। वहीं यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रियासती हुकूमत सबको बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में किसी को शहर या मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घटना घटती है, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कि अभी से जो है किया जा रहा है। केवल अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 25 लाख जो है, कोई कह रहा है 25,000 आएंगे तो कोई कह रहा है 1 लाख आएंगे। अयोध्या में ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, अयोध्या के मुसलमानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसका इंतजाम कोई सरकार करे और वरना हम जो है 25 तारीख से पहले अयोध्या छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को अगर सुरक्षा नहीं दी जाए तो हम अयोध्या छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन में किसी को प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा, देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। और इसी मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कुछ कहना, उनका बयान भी सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से 25 तारीख को अयोध्या में वीएचपी और शिवसेना की रैली है, उसके बाद वहां के लोगों का कहना है, कुछ मुस्लिमों का कहना है कि उससे उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है। देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट कोई हो नहीं सकता क्योंकि एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ। जो बोलते हैं ऐसे वो ही भड़काने वाले लोग हैं। मैं तो समझता हूं कि जब इतनी बड़ी समुदाय जो शियाओं की है और उस एरिया में और अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में शियाई ज़्यादा हैं, वो तो कहते हैं कि हमें तो मस्जिद ही नहीं चाहिए अयोध्या में, हमें लखनऊ में बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो किस बात पर टेंशन है? सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करनी है और बाकी और तो कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हैं ये जानबूझकर ऐसे बोलकर हवा को बिगाड़ना चाहते हैं। रैली करना मूलभूत अधिकार है और शांतिपूर्ण होगा तो कोई विरोध नहीं कर सकता। और यदि इस तरीके की भाषा करेंगे तो मैं यूपी सरकार को कहूंगा कि उनको पहले से नजरबंद करके रखिए। लेकिन सर, जिस तरह से वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि एक आम आदमी को सुरक्षा की बात कर सकते हैं। नहीं, सुरक्षा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस डाल दो कि हमें सुरक्षा नहीं है। ये रैली अभी तो टाइम है। झूठ बोल रहे हैं। वहाँ तो इतनी व्यवस्था है कि कोई मंदिर के जो वहाँ बनी हुई तथाकथित मंदिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी कि इसमें पूजा हो सकती है, उसमें अंदर जाने के लिए कितनी दिक्कत होती है। उस समय भी कहा था नहीं ये मंदिर को छोड़ के रखोगे तो लोग पूजा करेंगे, फिर दंगा होगा, या कुछ नहीं हुआ है। तो ये अनावश्यक इस प्रकार से भयभीत करने की है। ये इससे तो जो ऐसे बोलते हैं वही शरारत करने वाले लोग हैं।
साफ तौर पर कहना है कि अनावश्यक भयभीत करने की तरीका यह है। कांचन हनु के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए, इकबाल अंसारी के इस बयान पर एक तरह से सियासत तेज हो गई। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। तारिक, इकबाल अंसारी के अयोध्या छोड़ने वाले बयान के बाद अब इस पर सियासत भी एक तरह से तेज होती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया और अब सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब सियासत अब इस बयान पर शुरू हो गई है। देखिए, वो रहना बहुत बुनियादी बात है। एज ए रिपोर्टर जो कुछ जायज़ है, जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, वो वाकई इस अंदाज के हैं कि हमें आवाम को बता देना चाहिए कि देखिए, इकबाल अंसारी के जो बयानात हैं या उनका जो खौफ है वो बेमानी नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है वो आप भी जानते हैं, तमाम जनता जानती है, सब आवाम जानते हैं। सुब्रमण्यम जी ने जो कुछ कहा हम उसकी कदर करते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जज्बे की भी कदर करते हैं हम, लेकिन शायद उनके पास आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि शिया चाहते हैं, सब शिया भी नहीं चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि शिया ज्यादा आबाद है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं डाटा जो है गलत है। हाँ, इतना जरूर है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, खुआ वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बिलखुसूस वो तबका जो अक़लियत में है, जिसकी तादाद कम है, उसका ताल्लुक मुसलमानों से है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जाहिर है, सभा हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, बड़े हसास मौजू पर हो रहा है, जज्बाती मौजू है, तो इस पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि हमारे जिम्मेदार लीडरों ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, इक़दाम किए जाते हैं, तो किसी को वहां से पलायन करने की, जाने की, हिजरत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये खौफ बेमानी नहीं है, क्योंकि जो रियासत उत्तर प्रदेश का मामला है वो सबकी नजर में, आपने देखा है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात सामने आए हैं, बहुत से ऐसे हसास मौज़ूआत पर कत्ल व गारत गरी के मामले सामने आए हैं, जिसमें हुकूमत भी कभी कभी बेबस नजर आई है हमें। तो जाहिर है, ये जो खौफ है ये बेमानी नहीं है, बेवजह नहीं है। तो इसको सिर्फ ये कह के कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, या ये कह के कि साहब ये गलत है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें इतना जरूर करना चाहिए कि हुकूमत आगे बढ़े, इनको समझाए। कि केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया और बीजेपी के दूसरे लीडरों का बयान आया, लेकिन ये यूपी का मसला है, अयोध्या का मसला है। आप खुद लखनऊ में मौजूद हैं, क्या हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि इकबाल अंसारी को और सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि वो इस इशू के एक अहम फरीक हैं? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो इकबाल अंसारी पहले से मुतालबे कर रहे हैं, और इकबाल अंसारी को हमेशा ये शिकायत रही है कि जितनी सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत है अभी तक फराहम नहीं की गई है। तो अब ये बात तो हुकूमत तय करे कि साहब कितनी सिक्योरिटी दी जाए उनको या न दी जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इकबाल अंसारी के मुतालबे होते रहे हैं, और बिलखुसूस जिन लोगों से, जिन जमातों से वो वाबस्ता है, वो भी मुतालबे करते रही हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या दूसरे ऐसे ही जिम्मेदार इदारे हों जो कि चाहते हैं कि इकबाल अंसारी को सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इकबाल अंसारी ने, आपको याद होगा कि पहले भी ये मुतालबा किया था कि हमें खौफ है, हमें खतरा है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो देखिए, ये फैसला हुकूमत करेगी, हुकूमत के जिम्मेदार लोग करेंगे कि इकबाल अंसारी के बयानात को पहले वो देखें कि किस हद तक संजीदा हैं, और फिर उसी संजीदगी की रोशनी में पेशरफ्त करते हुए कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे वहां अक्सरियत के साथ साथ अक़लियती तबका भी खुद को महसूस करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तारिक, अगर पहली नज़र में देखा जाए, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया या मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया, ये लोग एक तरह से, इन्होंने इस बयान को पॉजिटिव उसमें लिया। उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी मिलना चाहिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान कि भाई ये नौटंकी कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से आप देखिए तो एक तरह से सियासत हो रही है। भाई ये अहम फरीक है, उन्हें सिक्योरिटी मिलना चाहिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरा मौजू ही सियासत से जोड़ दिया गया है। और आप जानते हैं कि जैसा कि पहले भी बताते रहे हैं लोग, हम भी बताते रहे हैं कि जो कुछ शायद दावे या वादे बरसर इख्तिदार जमात के थे वो पूरे नहीं हो सके हैं, जिसकी बुनियाद पर उसे अपने पुराने मौक़िफ़ की तरफ लौटना पड़ा है। तो जाहिर है कि जब सियासी इशूज़ को भी मजहबी रंग दे दिया जाएगा और मजहबी बुनियादों पर सियासत शुरू कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं समाज में खराबियां दर आएंगी। और उसी का एक लाजमी नतीजा ये हुआ है कि आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि उसमें कहीं खराबी आ रही है, और जो अक़लियती तबके के लोग हैं वो खौफ महसूस कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या में रहने वाले लोगों का खौफ तो लाजमी है ही,
लेकिन मैं बता दूं कि जो दूसरे इलाकों के लोग भी हैं वो बहुत ज्यादा तहफ्फुज़, खुद को हिफाजत में महफूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनजाना सा खौफ है उन्हें, और उस खौफ का बुनियादी सबब यही है कि जो कुछ तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता कर रखी थी हुकूमत से, वो शायद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए, इन असबाब पर हमें गौर करना पड़ेगा। इसको सिर्फ ये कह के ये नाटक है, इसको ये कह के ये पागलपन है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी शहरी को तहफ्फुज़ फराहम करना हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी रोशनी में हुकूमत को अपने फैसले करने चाहिए, पेशरफ करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, अगर कहीं इकबाल अंसारी कोई नाजेबा बयान दे रहे हैं या कोई तशद्दुद पर मबनी बयान दे रहे हैं, तो उनकी भी हम तनकीद करना चाहेंगे, उनको भी रोकना चाहेंगे। लेकिन जहां तक तहफ्फुज़ हासिल करने का, तहफ्फुज़ फराहमी का मामला है, तो उसमें कहीं ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो नाटक की बात हो या ये है कि वो झूठ बोल रहे हो। वहां का माहौल कमोबेश इतना जरूर हो रहा है कि जैसे जैसे ये सभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल में एक खौफ का जो है एहसास है वो दिखाई देता है, और बिलखुसूस वो लोग जो बहुत कम तादाद में वो खौफ महसूस करते हैं। हुरैरा, बिल्कुल जाहिर सी बात है तारिक की हसास मामला है और इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए सरकार को भी और इंतजामिया को भी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमें तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा और अहम दिन है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने सिंगापुर दौरे के दौरान एशिया समिट में भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म का काफी अहम है। नरेंद्र मोदी सिंगापुर का आज दूसरा दिन है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एशिया समिट में भी आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी और तिजारत को लेकर, सनत को लेकर अहम चर्चा होगी। आपको बताते चलें कि आज एशिया समिट में सिक्योरिटी और दहशतगर्दी पर खास बातचीत हो सकती है। आज ही वज़ीर-ए-आज़म वापस हिंदुस्तान आएंगे। आज ईस्ट एशिया समिट है सिंगापुर में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और मुल्क में या एशिया खित्ते में कौन कौन से मसाइल हैं जो दरपेश हैं, उस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तफसील से बातचीत करेंगे। और जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज एक तरह से इख्तिताम भी हो जाएगा, लेकिन उस इख्तिताम से पहले आज ईस्ट एशिया समिट काफी अहमियत की हामिल है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो उधर दिल्ली के ही मीराबाग इलाके में एक फॉर्च्यूनर कार बेकाबू हो गई और इसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की मौके वारदात पर हलाक हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि कार का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में आज समाअत है। मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने आज तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया था। कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी ने मुतासिरीन की फहरिस्त पर सवाल उठाया था। इनका कहना है कि एनआईए ने मुतासिरीन की फहरिस्त अभी तक मुहैया नहीं कराई है। दूसरे सभी मुलजिमीन ने केस से जुड़े तमाम सबूतों और गवाहों के जरिए कोर्ट में पेश करदा दस्तावेजात को कबूल करने से इनकार कर दिया है। चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। अमित राय हमारे नुमाइंदे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जानना चाहेंगे मालेगांव 2008 ब्लास्ट केस को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अहम होगा आज की सुनवाई में? अमित, देखिए, निश्चित रूप से एनआईए ने कोर्ट को 286 गवाहों और 216 अलग अलग दस्तावेजों की एक लिस्ट सौंप दी है। लेकिन जब पिछली बार सुनवाई हुई थी 12 तारीख को, तो उसमें हमने ये देखा था कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी ने पीड़ितों की लिस्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो उन्होंने कहा था कि एनआईए ने पीड़ितों की लिस्ट अभी तक मुहैया नहीं कराई है। वहीं दूसरे सभी आरोपियों ने केस से जुड़े सभी सबूतों और गवाहों के कोर्ट में पेश दस्तावेजों कबूल करने से इनकार कर दिया था। इनकार करने वाले आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह, समीर कुलकर्णी, अजय राहिकर, सुधाकर चतुर्वेदी है। तो आज जो है पीड़ितों की लिस्ट जो है वो दी जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद
एक एक करके जो सबूत और गवाह पेश किए गए और जो पीड़ितों की लिस्ट दी जाएगी उनके ऊपर सुनवाई की जाएगी, शुरू होगी। मैं आपको बता दूं 286 गवाह है इस मामले में, तो एक एक करके सुनवाई जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी पक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि बचाव पक्ष जो है वो लगातार गुमराह कर रहा है, एक के बाद एक करके याचिकाएं डाला, जिसकी वजह से केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और इस मामले में माननीय न्यायालय पहले ही कह चुके हैं कि 10 साल हो गए इस केस को लेकर, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो हमें ट्रायल जल्द से जल्द शुरू करके इस केस को खत्म करना है। तो अब ये है कि पीड़ितों की लिस्ट दी जाएगी, यहाँ पर जो गवाह है उन पर एक के बाद एक करके सुनवाई होगी, सरकारी पक्ष अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद बचाव पक्ष जो है वो अपनी दलीलें पेश करेगा। तो आज से जो इसकी शुरुआत हो सकती है, गवाहों की लिस्ट सौंपी जा सकती है और उसके बाद एक एक गवाह से पूछताछ, यानी दोनों पक्ष जो है पूछताछ करेंगे, साथ ही साथ जो दूसरे जो गवाह है और जो पीड़ित है उनसे भी पूछताछ शुरू हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अमित राय, जैसा कि आपने कहा कि 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं और उसके अलावा जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासिरीन हैं, एक लंबे वक्त से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे बिल्कुल तो जो है कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे लगातार उस एक्ट के खिलाफ जो है कर्नल पुरोहित याचिकाओं पे याचिकाएं डालते जा रहे हैं। तो आज ये भी महत्वपूर्ण देखना होगा कि यूएपीए के खिलाफ जो है कर्नल पुरोहित का क्या स्टैंड कोर्ट में होता है। बिल्कुल, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि आज मुंबई की खुसूसी अदालत में सुनवाई होने वाली है, जो मुतासरीन है, विक्टिम है, उनकी भी नज़र इस पूरी आज की सुनवाई पर रहेगी, क्योंकि आज कोर्ट में तय होगा कि किस तरह से सुनवाई होनी, क्योंकि एक लंबा अरसा इस पूरे मामले में गुजर चुका है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के मौसम की आलूदगी की बात कर लेते हैं। फजाई आलूदगी मामले में आज एनजीटी टर्मिनल के सामने 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज पेश होंगे, जिनमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं। पांचों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज एनजीटी को बताएंगे कि फजाई आलूदगी को रोकने के लिए अब तक क्या अहम कदम उठाए गए हैं, आइंदा एयर क्वालिटी अगर और खराब होती है तो इसके लिए क्या मंसूबा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एनजीटी दिल्ली और दिल्ली के आसपास की रियासतों में खेतों में जलाई जा रही परली की वजह से बढ़ रही आलूदगी के ताल्लुक से मफादे आम्मा की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी में आज जो मीटिंग होने वाली, जो बैठक होने वाली है चीफ सेक्रेटरीज की, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से एनजीटी ने पिछली सुनवाई के दौरान काफी नाराजगी जताई थी, और नाराजगी इसलिए जताई थी कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन्होंने फिलहाल पोल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए और पराली को जलाने को लेकर जो पोल्यूशन होता है उसको लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाया था, और इसीलिए तमाम राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश एनजीटी ने दिया था। आज जो सुनवाई होगी उसमें तमाम जो राज्य सरकारें हैं, यानी कि 5 राज्य सरकारों द्वारा जो मुख्य सेक्रेटरी आएंगे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य सरकारों के मुख्य सचिव एनजीटी में अपनी दलीलें रखेंगे और एनजीटी को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण को रोकने के लिए जो एनजीटी ने इससे पहले आदेश दिए हैं, उन आदेशों की जमीनी हकीकत क्या है, वो कौन कौन सी उन्होंने कदम उठाए हैं। क्योंकि एनजीटी ने साफ तौर से ये कहा था कि प्रदूषण का जो असर तमाम राज्य सरकारों द्वारा कदम न उठाने पर बढ़ा है, उसको लेकर खासी नाराजगी जताई थी एनजीटी ने। एनजीटी ने कहा था तमाम राज्य सरकारें के जो मुख्य सचिव हैं वो एनजीटी में पेश हो और वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हरियाणा और पंजाब का है, जहां पर किसानों द्वारा जो पराली जलाया जाता है उसको रोकथाम के लिए जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या कदम उठाया है। इससे पहले पराली जलाने को लेकर जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता था उसको रोकने के लिए एनजीटी ने विस्तृत फैसला सुनाया था कि तमाम राज्य सरकारें क्या क्या कदम उठाकर पराली जलाने से किसानों को जागरूक कर सकती हैं, उनको बता सकती हैं। इस संबंध में भी तमाम राज्य सरकारों को आज कोर्ट में अपनी दलीलें देनी भी हैं, और देखना इसमें यह होगा कि क्या तमाम राज्य सरकारों द्वारा जो मुख्य सचिव आज एनजीटी में पेश हो रहे हैं वो अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं, क्या वो अपनी दलीलों से एनजीटी को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि
प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उससे जो आम जनमानस है वो काफी परेशान है और राज्य सरकारें फिलहाल प्रदूषण पर रोकथाम करने के लिए नाकाम सी हो रही हैं और इसीलिए एनजीटी ने गंभीरता दिखाते हुए तमाम राज्य सरकारों को आज मुख्य सचिव पेश होने का आदेश दिया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो आज एनजीटी में 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज हाजिर होंगे और एक तरह से सुनवाई होने वाली है कि आखिर इस आलूदगी पर, जो फजाई आलूदगी, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, कमी आखिर कहां पर रह जा रही है या एहतियाती कदम क्या कुछ उठाए जाएं। आगे बढ़ेंगे। आज आधे दिन तक दिल्ली में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। फूल वालों के सैर प्रोग्राम की वजह से आज दिल्ली के सरकारी दफातर हाफ डे है। फूल वालों की सैर प्रोग्राम का इनेकाद मुगलिया दौरे हुकूमत से चला आ रहा है। 1962 में सैरगुल फरोशा को दोबारा शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में शहनाइयों की गूंज के दौरान फूलों की चादर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पर चढ़ाई जाती है। आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल के मुलाजमीन की हड़ताल है। सीईएल के मुलाजमीन निष्कारी के मामले में मरकजी हुकूमत से आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। यूनियन के मुलाजमीन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर पर जबरदस्त मुजाहरा करने वाले हैं। सीईएल के मुलाजमीन इससे पहले भी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर चुके हैं। आज के इस एहतजाज में कंपनी के ज्यादातर मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक यूनियन के आला ओहदेदारान कांग्रेस, सीपीआई-एम, दिल्ली ऑफिसर्स यूनियन और दीगर ओहदेदारों और लीडरों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई खातिर खाह नतीजा अभी तक नहीं निकला है। केरल हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में सबरीमाला मंदिर से मुतालिक तमाम तनाज़ों को हल करने से मुतालिक इक़दामात पर गौर व खौज किया जाएगा। सबरीमाला मंदिर में ख़वातीन के दाखिले से मुतालिक जो भी मसाइल हैं, इनको हल करने की कोशिशें की जाएंगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में ख़वातीन के दाखिले की इजाज़त दे चुका है, लेकिन हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा है। अय्यप्पा के अकीदतमंद ख़वातीन के दाखिले की मुखालफत करते रहे हैं। बीजेपी सदर अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 7 दिनों में वो 28 असेंबली हलकों में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। शाह 11 बजे इंदौर के बड़वानी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। आज ही शाहजहांपुर बड़न नगर में भी अवामी रैली से खिताब करेंगे। 16 नवंबर को अमित शाह खजुराहो पहुंचेंगे और टीकमगढ़, सागर, दमोह में अवामी रैली और रोड शोज में शामिल होंगे। इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 18 नवंबर से दोबारा अपने इस दौरे का अमित शाह आगाज करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां एक निजी बैंक में बदनवानी का मामला सामने आया है। बैंक मुलाजमीन ही ने बैंक को धोखा देने का काम किया है। कहा जा रहा है कि मुलाजमीन की मदद से 4 करोड़ 41 लाख रुपए का चूना बैंक को लगाया गया है। मामले का इंकशाफ होने के बाद बैंक इंतजामिया ने 3 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इल्जाम है कि गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन बैंक को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस मामले में अहम मुलजिम अकाउंट मैनेजर को बैंक ने हटा दिया है। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने और कांग्रेस की जानिब से अदम तवज्जोही के बाद मुस्लिम तंजीमें अब अपनी बेदारी का सबूत दे रही हैं। देखिए राजस्थान की सियासी दहलीज से हमारी ये खास रिपोर्ट। अलग अलग रियासतों में सियासी पार्टियों के जरिए मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिशें और साजिशें कोई ढकी छुपी नहीं है। राजस्थान में 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के दरमियान मुस्लिम उम्मीदवारों को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है और इसी मुनासिबत से मुस्लिम फोरम के बैनर तले राजस्थान में तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जिम्मेदारों ने मीटिंग की और बड़ी तादाद में शिरकत कर इत्तेहाद का सबूत दिया, जिसमें मुस्लिम फोरम के सरबराहान, रिटायर्ड अफसरान, प्रोफेसर्स, ताजिर पेशा अफराद और समाज के जिम्मेदारों ने शिरकत की, ताकि सियासी पार्टियों से नाराज मुस्लिम तंजीमों को मुत्तहिद किया जा सके। कांग्रेस या सेकुलर पार्टियां जो है मुसलमानों को नजरअंदाज करती हैं और उनके आबादी के तनासुब से 26 टिकट मिनिमम जो बनते हैं, अगर वो नहीं देती हैं तो फिर मुसलमान मजबूर होगा
कि वो अल्टरनेट की तरफ देखें। और टिकट आज भी नहीं मिले सब जगह तो मुसलमान जो है बगावत पर उतरेगा, और बगावत के पर उतरेगा तो फिर कांग्रेस को छोड़ करके दीगर सेकुलर पार्टियों की तरफ या जो है आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करके और क्या नाम है असेंबली के अंदर पहुंचाएगा। अगर कांग्रेस ने वक्त की हवा को देखकर हमें नजरअंदाज करने की कोशिश करी तो हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस अक़लियतों की इस नाराजगी से बच नहीं सकी। राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से कौम परस्त लोगों को सपोर्ट करने की अपील की जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों का बाइकआउट करने को भी कहा जा रहा है जो मुस्लिम वोटर्स को बांटने का काम करते हैं। सियासी पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने की बात की जा रही है ताकि मुल्क और कौम के लिए खिदमत अंजाम दिया जा सके और सियासी पार्टियों के हाथों की कठपुतली बनने से मुस्लिम रहनुमाओं को रोका जा सके। का यही मत है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात के अनुसार कांग्रेस पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो हमें सोच बैठ के आगे सख्त फैसले भी लेने की जरूरत है। और मेरी अपील ये है कांग्रेस से कि अगर आप सेकुलरिज्म में और समाजवाद में अगर विश्वास रखते हैं तो मुसलमानों का ये पूरा हक है कि वो अपनी बिरादरी, अपने मतदाताओं की संख्या के आधार के ऊपर उनको उसका प्रतिनिधित्व मिले। बीजेपी की तरह से कांग्रेस भी मुसलमानों से दूरी रखे, अगर दूरी रखें तो मुसलमान भी दूरी रखने की कोशिश करेगा। जो भी मुसलमान कैंडिडेट अच्छा हो उसको हम सपोर्ट करें कि हम अपने कैंडिडेट उतार के हम उनको कामयाबी दें ताकि हमारी आवाज वहाँ पहुँचे, बल्कि पार्लियामेंट तक भी हमारी आवाज पहुँचाएंगे इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने और कांग्रेस की जानिब से अदम तवज्जुही के बाद मुस्लिम तंजीमों को हसासियत का एहसास हो रहा है और इसीलिए अपनी तमाम मसलकी भेदभाव को परे रखकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी जा रही है ताकि आइंदा किसी पार्टी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत न पेश आए। सियासी पार्टियों की ओर से नजरअंदाज करने के बाद में राजस्थान मुस्लिम फोरम ये तैयारी कर रही है कि राजस्थान के अंदर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और उन्हें जिता करके विधानसभा तक पहुंचाया जाए। मामले को लेकर के एक अहम बैठक शुक्रवार की नमाज के बाद होगी। उसके बाद राजस्थान में ये अपील जारी की जाएगी कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मिलकर के राजस्थान के अंदर मुस्लिम नुमाइंदों को मुस्लिम बाहुल्य सीट पर ज़्यादा प्रतिनिधित्व दें। अगर वो नहीं देती हैं तो फोरम की ओर से ऐसे मजबूत कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा और समाज समर्थन देकर के उन्हें जिताकर भी लाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से शुरू की गई इस कवायद का क्या नतीजा देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। तो नाज़रीन चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।